हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं मालवा कोचिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे थे सामाजिक विज्ञान को, तो सामाजिक विज्ञान का 2 पार्ट हमने देख लिया था। इस सामाजिक विज्ञान में 3 पार्ट देखेंगे। क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं हम। 3 पार्ट। जल संसाधन। तो ये जल संसाधन के क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट रहेंगे वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। हम क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे यहाँ से कि धरातली संसाधन तथा भूमिगत संसाधन में क्या अंतर है। तो धरातली और भूमिगत, तो धरातल पे मतलब ये होता है जमीन के जो ऊपर आप जल देखते हो वो धरातली जल संसाधन है, और जो भूमि के अंदर से जो जल निकलता है वो भूमिगत जल संसाधन होता है। धरातली जल संसाधन का मतलब आपको बता दूं, जैसे कि झील हो गई, नदी हो गया, सागर हो गया, तालाब हो गया, बारिश का पानी हो गया। तो ये क्या है, धरातल के ऊपर ही अर्थात भूमि के ऊपर ही देखने को मिलता है। लेकिन भूमिगत जल संसाधन हमें कहाँ से मिलता है, भूमि के अंदर से निकलता है। जैसे कि कुएं हो गए, ट्यूबवेल हो गई, नलकूप हो गए, हैंडपंप हो गए। ये जो चीज़ है आपको क्या है, भूमिगत जल संसाधन के अंतर्गत आती है। तो मैंने आपको ये बता दिए क्या होते हैं। अब है ना, हम इसमें अंतर देखना चालू करते हैं। तो जो जो वर्षा का जो जल धरातल पर प्रवाहित होता है, जो धरातल पर ठहरता है, धरातली जल संसाधन कहलाता है। वहीं वर्षा का जो जल धरातल की निचली परतों में अर्थात भूमि के अंदर समाहित हो जाता है, भूमिगत जल संसाधन कहलाता है। धरातली जल नदियाँ, तालाबों, झील, पोखरों और महासागर आदि धरातली जल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वहीं भूमिगत जल संसाधन में कुओं, नलकूप का निर्माण करके हम उसके माध्यम से जल निकालते हैं। आगे देख लेते हैं। तीसरा अंतर देखते हैं। इसका उपयोग सर्वत्र सरल होता है, मतलब कि जो धरातल पर जो जल होता है उसका उपयोग क्या होता है, सरल होता है और सस्ता भी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नदी, तालाब, डैम वगैरह से हम सिंचाई करते हैं तो हमें ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वहीं और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। लेकिन वहीं अगर भूमिगत संसाधन में देखते हैं तो इसका उपयोग कठिन भी होता है, महंगा भी होता है, और मात्रा भी कम प्राप्त होती है। मात्रा भी कम प्राप्त होती है। जैसे कि अब कुआं देख लो, तालाब देख लो, डैम देख लो, तो उसमें कितना लेवल का पानी रहता है, और कुएं, नलकूप, इनमें कितना कम पानी रहता है। तो ये धरातली संसाधन होते हैं। धरातली संसाधन का उपयोग सरल होता है और सस्ता होता है। भूमिगत संसाधन का उपयोग कठिन होता है और महंगा होता है। जहाँ धरातली जल संपदा की मात्रा विपुल है उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास संभव है। आपको अच्छे से पता होगा कि उद्योग भी वहीं लगता है जहाँ जल की खूब बढ़िया से मात्रा की क्या हो जाए, आपूर्ति हो। अब आपूर्ति का मतलब क्या होता है, तो सीधा सर समझिए, आपूर्ति का मतलब क्या होता है, पूर्ति होता है। क्या होता है, पूर्ति। उसको हम अर्थशास्त्र के लेवल में क्या बोलते हैं, आपूर्ति बोलते हैं। और भूमिगत जल का उपयोग कृषि, घरेलू कार्यों, उद्योगों में होता है। इससे ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। अब यहाँ पर पानी जो रहता है कम मात्रा में रहता है तो इसमें ऊर्जा का काम में नहीं आती है, लेकिन धरातल जल संसाधन का ऊर्जा में भी काम आ जाती है। अब ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। इससे भी आगे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये भी। बांध क्या है, बांधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले बांध के बारे में जान लेते हैं। बांध क्या है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ा किया जाता है। आमतौर पर जलाशय, झील या जलभरण बनाती है। अर्थात आमतौर पर ये जो डैम होते हैं ना, झील बनाता है या जलाशय बनाता है। बांध का आशय जलाशय से लिया गया है, ना कि ढांचे से। अर्थात बांध का अर्थ जलाशय, मतलब जहाँ जल ठहराव होता है वो कहलाता है जलाशय। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है। ढलवा हिस्सा समझते हो आप, कि पानी बहने की गति
पानी बहने की गति, और दोनों तरफ क्या हो, बड़े बड़े किनारे हो पहाड़ों के, और बीच में संकरी जगह हो, तो वहीं पर हम क्या कर देते हैं, बांध बना देते हैं। जैसे कि मैं अगर बताना चाहता हूँ, मैं इस खाली जगह में बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ से ये क्या है, नदी, नदी के क्या है, किनारे है, ये क्या है, नदी के किनारे हैं। अब ये है नदी के किनारे, ये यहाँ से चौड़ी जगह, यहाँ पे संकरी जगह, और यहाँ हम क्या बना देंगे, बांध बना देंगे, तो इधर क्या रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा। इसी को कह देंगे झील, कृत्रिम झील या फिर जलाशय, और जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर निरंतर बहता रहता है। अब मैं आपको इन बांधों का एक बताऊंगा, मोहनपुरा डैम, और जिसके बाद में इंदिरा सागर डैम। वहीं पर आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा, नहीं भी देखा होगा तो टिहरी बांध और हीराकुंड बांध और भाखड़ा नागल बांध, ये क्या है, बांध के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर वर्गीकरण नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन जिस लेवल से दिया है हम उसी लेवल से देखते हैं। लेकिन आपका अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो हम इसको 4 नंबर में लिखने के लिए वर्गीकरण को भी करना पड़ता, तो देख लेते हैं। चलो ठीक है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य व ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम डैम बना रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं। बिजली बनाने के लिए उद्देश्य से बना रहे हैं, सिंचाई के उद्देश्य से बना रहे हैं, या फिर पीने योग्य पानी के लिए बना रहा है, या फिर जल भंडार भरने के लिए बना रहा है। तो ये हमें स्तर देखना पड़ेगा कि वो किस स्तर के लिए बनाना है। सिंचाई के लिए बनाना है तो ऊंचाई उतनी आवश्यक नहीं रहेगी, तो नॉर्मल ऊंचाई भी चल जाएगी। लेकिन अगर आप बिजली उत्पादन के लिए बना रहे हो तो ऊंचाई आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर पानी का ज़्यादा चाहिए, तभी जाकर के टरबाइन घूमेगा, और तभी जाकर के स्पीड में टरबाइन घूमेगा, तो तभी जाकर के बिजली बनेगी। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध भी बनाते, तटबंध बांध या फिर पक्का बांध, कंक्रीट वाला। इसके अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। तो इनकी ऊंचाई के अनुसार को बड़े बांध, मुख्य बांध या निच्छ बांध, मध्यम बांध, उच्च बांध में वर्गीकृत किया गया। अर्थात इनको ऊंचाई के आधार पर हमने बांट दिया, निचला, मध्य, ऊंचा और सबसे ऊंचा, इस हिसाब से हमने ऊंचाई के हिसाब से बांट दिया है। तो सबसे बड़े जो बांध होते हैं वो अधिक ऊंचाई के होते हैं। अब यहाँ बात आ रही है सरदार सरोवर बांध का महत्व लिखिए। तो सरदार सरोवर बांध तो आपको देख लेना है, ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। तो ये ध्यान से समझना, ये गुजरात में है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप ध्यान से समझ लेना इसको। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यह गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, बढ़िया अच्छी लेवल की जल संसाधन परियोजना है, जिससे 4 राज्य जो है ना सम्मिलित है। कौन कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना का 94-90 गांवों तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान के, ये गुजरात के हैं, गुजरात के 94-90 गांव तथा 193 कस्बे गए हैं डूब में, तथा राजस्थान के 124 गांव गए हैं। सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करता है। सॉरी, यहाँ पर डूब में नहीं गए हैं, ये जल आवश्यकता को पूरी करता है। 94-90 गाँवों तथा 173 गाँवों, 173 कस्बों तथा राजस्थान के 124 गाँवों को सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ये सरदार सरोवर बांध कितनी बड़ी लेवल पे ये परियोजना है, आपको देखना होगा इसको। तो अब आगे चलते हैं, कृष्णा और गोदावरी विवाद के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बार आता है। कृष्णा और गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर्नाटक आंध्र प्रदेश द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुई है। यह हुआ ये कि कृष्णा गोदावरी जल विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार से हुई। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोयना परियोजना बनाई।
अब इससे क्या होगा, डैम बना लिया, अब पानी रुक गया। अब महाराष्ट्र के निचले हिस्से में तेलंगाना पड़ता है, आंध्र प्रदेश पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है। तो इन राज्यों ने आपत्ति जताई कि इस परियोजना के माध्यम से कृष्णा और गोदावरी का जो जल है वो निचले हिस्से में नहीं पहुंच पा रहा है, उसका ज़्यादा आप प्रयोग कर रहे हो। तो इसके बीच में जो विवाद होता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के बीच में जो विवाद होता है, उसी को कहते हैं हम कृष्णा और गोदावरी जल विवाद। इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले वाले भाग में जल प्रवाह कम होता है और कृषि उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अर्थात कृषि जो उतने भी उद्योग हैं, तो कृषि में अगर पानी की कमी आएगी तो फसलें नहीं होंगी, और फसलें नहीं होंगी तो जितने भी कृषि संबंधित उद्योग थे वो ठप हो जाएंगे। इस वजह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार, इन तीनों में विवाद है। इसी को कहते हैं कृष्णा गोदावरी जल विवाद। एक और आता है भागड़ा नागल परियोजना। भागड़ा नागल परियोजना, तो ये है भागड़ा नागल परियोजना। तो भागड़ा नागल परियोजना हिमाचल और पंजाब की बॉर्डर पर स्थित है। तो यह वैज्ञानिक तरीके से बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन का एक अच्छा उदाहरण है। ये विश्व का सबसे ऊंचा घृतवी बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा घृतवी बांध है। घृतवी बांध का क्या अर्थ होता है भैया, बहुत ही, ये क्या है, ढलान वाला बांध है। ये ढलान वाला आपने देखा है? आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। देखो आप यहाँ पर, एक तो ये चोटी है, तो इसमें तीव्र ढलान नहीं है, अर्थात थोड़ी लेवल की है। लेकिन अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो इसमें क्या होगा, तीव्र ढलान है। क्या है? तीव्र ढलान। तो इसी प्रकार का तीव्र ढलान वाले डैम को क्या कह देते हैं? घृतवी बांध कह देते हैं हम। इस बांध के पीछे बनी झील, मतलब कि भाखड़ा नागल बांध जो बना है और उससे जो पानी रुका होगा उसको हम क्या बोल देंगे? झील बोल देंगे। उसी का नाम पड़ा है क्या? गोविंद सागर झील। क्या पड़ा है? गोविंद सागर झील। अब उस झील में ये कितने 7,80,000 हेक्टेयर पानी एकत्र किया जा सकता है। इससे बांध से 1100 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं। इस बांध से कितने किलोमीटर नहरें? 1100 किलोमीटर नहरें निकाली गई। इन नहरों को 3400 किलोमीटर लंबी जल वितरिकाएं हैं। मतलब कि ये क्या है, ये 1100 किलोमीटर लंबी नहरें निकाल दी। अब इससे छोटी छोटी और नहरें निकाली गई है, जो कि जिनकी लंबाई है कितनी है? सभी को मिला के 3400 किलोमीटर है। इनमें से 14 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। कितनी हेक्टेयर? 14 लाख भूमि हेक्टेयर जो है ना, सिंचित होती है। नांगल नाम से के स्थान पर जल विद्युत केंद्र बनाया गया। जल विद्युत केंद्र का मतलब ये, इस डैम से जल विद्युत, मतलब जल से बनने वाली बिजली का उद्योग भी लगाया गया है। इससे विद्युत उत्पादन भी होता है। अब सिंचाई भी होती है इससे और विद्युत उत्पादन भी होता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली को इस परियोजना से लाभ मिलता है। तो ये हमने देख लिया। अब एक परियोजना और बचती है, बहुत ही विशेष, चंबल परियोजना का संक्षेप में वर्णन करना है। तो चंबल परियोजना पे संक्षेप में वर्णन करेंगे, उसके पहले हम यहाँ पर बांध देख लेते हैं। क्या देखेंगे? बांध देखेंगे। हम एक क्या देखेंगे? ट्रिक देखेंगे। हम एक क्या देखेंगे? ट्रिक देखेंगे। उस ट्रिक के माध्यम से हम इन परियोजनाओं को याद कर लेंगे। तो गरज, ये 3 वर्ण लिखे, गरज। क्या लिखा? गरज। ये ट्रिक याद कर लेना है। ये ट्रिक है गरज। क्या है? ट्रिक गरज। गरज हम चंबल नदी पर बने बांध के देख रहे हैं। गा से आता है गांधी सागर, गा से आता है गांधी सागर, रा से आता है राणा सागर, राणा सागर, और जा से आता है जवार सागर। एक और इस ट्रिक से बाहर है कोटा बैराज। क्या है? कोटा बैराज। तो ये 4 बांध है। तो इस नदी पर ये जो कोटा बैराज को तो जवाहर सागर से अटैच करके इसका भार कम करने के लिए कोटा बैराज बनाया गया था। तो कोटा बैराज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि गरज है।
तो गा रज, गा से गांधी सागर, रा से राणा सागर, जा से जवाहर सागर, एक और एक्स्ट्रा याद रखना कोटा बैराज। तो ये 4 बांध बने। मुख्य बांध कितने हैं? 3। गा रज, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ये 3 बांध मुख्य, इनको हमें याद कर लेना है। चंबल परियोजना को समझते हैं। तो चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके द्वारा दोनों राज्यों की सिंचाई होती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा के कटाव को रोकना है। मृदा के संरक्षण करना है, मृदा का संरक्षण करना है, अर्थात मृदा के कटाव को रोकना है। आपको पता है भिंड मुरैना में भीहड़ है, चंबल नदी की घाटियों में क्या है? भीहड़ है। इस योजना के अंतर्गत चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए? 3 बांध। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है तथा राजस्थान में कोटा बैराज, राणा प्रताप। इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है। तो ये आपको ने देख लिए 4 बांध, तो ये देख लिए। जवाहर सागर इसमें नहीं दिया, लेकिन जवाहर सागर आपको भी ध्यान रख लेना है, जवाहर सागर एक्स्ट्रा में है। तो 5 लाख हेक्टेयर इस नदी से सिंचित हो, इस परियोजना से क्या होता है? सिंचाई होती है। गरज और बांध, गरज गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, इन 4 बांधों से सिंचाई होती है। कितनी? 5 लाख हेक्टेयर होती है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ अथवा हानियां। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ क्या होते हैं देख लेते हैं। पहले तो विद्युत उत्पादन होता है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग होता है, जल की आपूर्ति होती है। देखो आपूर्ति आ गया ना, जल की पूर्ति होती है, अर्थात पूर्ति को क्या बोल देंगे? आपूर्ति होती है। बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा, मनोरंजन का साधन बन जाएगा, आंतरिक नौ चालन मतलब कि आंतरिक मतलब कि इन्हीं डैमों में, इन्हीं नदियों में नौका चल जाएगी, नौका सुविधा हो जाएगी, मछली पालन हो जाएगा, पर्यटक स्थल बन जाएगा। पर्यटक स्थल को हम इनने क्या नाम दे दिया? मनोरंजन का नाम दे दिया। ये तो होगा इसके लाभ। अब हानि देख लो। नदियों पर बांध बनाने से उनका प्राकृतिक भाव अवरुद्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। बड़े बांध नए पर्यावरण आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के तौर पर नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। मतलब कि 2 आंदोलन बांधों का कारण बन गए हैं। अब जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाता है। तलछट का मतलब ये है जलाशय, अब नीचे जो है ना तल में जो है ना धीरे धीरे क्या जम जाता है? धीरे धीरे इनमें एक नीचे मलबा जम जाता है, मलबा जम जाता है, जिससे कि क्या होता है? जब वो जल पीते हैं तो जल जनित बीमारियां होती है। फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां होती है, क्योंकि वही जल हम क्या करेंगे? सिंचाई में लेंगे। तो सिंचाई में लेंगे तो फसलों को भैया रोगों से फसलों को रोगों से बचाना पड़ेगा, लेकिन ये बीमारियां तो होती है ना, ये हानिकारक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। तो इस पर पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबद्ध करता है, अर्थात क्रमबद्ध करता है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन पर, ये जो आपने देखा होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक प्रमुख नेता हुई जिसको कहेंगे हम मेधा पाटकर। क्या कहेंगे? मेधा पाटकर इस आंदोलन की अहम भूमिका निभाती है। मुख्य रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था कि जैसे ही डैम की ऊंचाई बढ़ेगी तो और ज़्यादा जंगल डूबेंगे, और ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र ग्रस्त होंगे, कस्बे ग्रस्त होंगे। तो इसके तहत, इसकी ऊंचाई बढ़ाने के तहत ये आंदोलन शुरू किया गया था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित निर्धन लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया था। अर्थात जो अपना जो पुश्तैनी मकान छोड़ के जा रहे थे, तो उनको पूर्ण रूप से क्या है?
पुनर्वास सुविधा दी जाए। यहाँ के लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। गुजरात के लोगों ने सोचा कि हमने जो हमारे जो भूमि, पुश्तैनी भूमि, जन्मजात भूमि और मकान जो हमने छोड़ा है, तो हमारी वो जो है ना यातनाएं, हमारा वो त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। विस्थापन का शोक यह विश्वास करके स्वीकार किया गया कि सिंचाई के प्रसार में वे माला माल हो जाएंगे। सिंचाई इतनी होगी कि हम माला माल हो जाएंगे हमारी कृषि योग्य भूमि से फसल उगा करके। अब आगे बिंदु देखो, प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने कहा कि उन्होंने अपने कष्टों को राष्ट्र के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकारा। या उन्होंने राष्ट्र हित के रूप में उनने अपने ये कष्टों को कुर्बानी के रूप में स्वीकार लिया कि भैया जवान भी तो अपनी जान देते हैं देश की रक्षा करने के लिए, तो हम भी देश के विकास के लिए हम क्या करेंगे, हमारी ज़मीनें, हमारे घर हम देश के लिए कुर्बान कर देंगे। किंतु अब 3 दशक के कड़े अनुभव के बाद, अर्थात 30 साल के बाद, जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, जो जीविका होती है ना चलाने के लिए, जो रोटी कपड़ा मकान अहम भूमिका निभाता है, वो और जोखिमपूर्ण हो गई है। पूछते जा रहे हैं हमें ही राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना, मतलब और भी तो थे पूरे भारत में, लेकिन हम लोगों को ही क्यों चुना पूरे भारत में। तो ऐसा मानना है इन लोगों का। इस प्रकार से इन नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी की जा सकती।